नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है एक माँ ऐसी भी। आज अमित बहुत ही खुश लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पता नहीं क्या मिल गया है। 7 साल का अमित स्कूल की छुट्टी की बेल बजते ही अपनी कक्षा के बाहर आया। उस समय वह बहुत ही चहक रहा था। दौड़ा दौड़ा गेट के पास आया और गेट के पास आकर इधर उधर देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। इधर उधर देखकर वह अपनी माँ को ढूंढने लगता है, लेकिन जब काफी देर हो गई और उसकी माँ से कहीं भी नजर नहीं आ रही थी, तो अमित परेशान हो गया और अपनी माँ का वहीं खड़ा होकर इंतजार करने लगा। धीरे धीरे स्कूल के सभी बच्चे अपने अपने माता पिता के साथ घर जा चुके थे, लेकिन अभी भी अमित वहीं खड़ा हुआ अपनी माँ का इंतजार कर रहा था। उसकी नजरें अपनी माँ को ही ढूंढ रही थी। जब काफी देर हो गई तो उसने देखा कि उनके पड़ोस में रहने वाले एक भैया उसे दिखाई दिए। वह अमित को उसके घर लेकर आ गए, लेकिन जब वह अपने घर आया तो उसने देखा कि उसके घर के सामने और घर के अंदर चहल पहल हो रही थी। उसने अपने घर के अंदर कुछ ऐसा देखा कि उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी, जिसे देखते ही वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मम्मी मम्मी, कहाँ हो आप। अपनी माँ को ढूंढते हुए जब उसके सामने उसके पापा आए तो वह और भी हैरान हो गया था, क्योंकि उसके पापा भी रो रहे थे। उसने अपने पापा की आंखों में कभी भी आंसू नहीं देखे थे, लेकिन आज तो वह भी रो रहे थे। अपने पापा को रोता हुआ देखकर अमित फिर से बोला, पापा जी, मम्मी कहाँ है? मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। उसकी मासूम नजरें अपनी मम्मी को ढूंढ रही थी। उसकी दादी, माँ और ताई जी भी जोर जोर रो रही थी, लेकिन अमित तो अभी भी लोगों की भीड़ में अपनी मम्मी को ही ढूंढ रहा था। तभी अचानक से अमित ने देखा कि सामने एक सफेद चादर में कोई लेटा हुआ है। वह दौड़कर उसके पास गया और चादर उठाकर देखा कि उसकी मम्मी पड़ी हुई थी। तो वह कहने लगा, मम्मी, आप मुझे आज लेने क्यों नहीं आई हो? मैंने कितनी देर आपका इंतजार किया, लेकिन आप नहीं आई, और आप यहाँ पर क्यों लेटी हो? क्या आप बीमार हो गई हो? लेकिन जब अमित की मम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया तो वह अपने पापा को बोला, पापा, मम्मी बोल क्यों नहीं रही है? मैं कब से बातें कर रहा हूँ, लेकिन मम्मी मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही है। क्या हुआ है मम्मी को? मम्मी कुछ बोलती क्यों नहीं है? ताई जी, आप ही कुछ बताओ ना। फिर वह अपनी दादी के पास जाकर दादी से पूछता है, दादी, आप ही बोलो ना मम्मी को कि मुझसे बातें करे, और यह सब क्या हो रहा है? लेकिन बच्चे के सवाल का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। अमित फिर से कहने लगा, मम्मी, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? क्या आप मुझसे नाराज हो? मैं आपकी सारी बातों को मानूंगा, लेकिन मुझसे बातें करो। यह कहकर अमित जोर जोर से रो रहा था। अमित के पापा सुशील जी अपने बेटे को इस तरह से तड़पता हुआ देखकर और भी दुखी हो रहे थे। उन्होंने अपने बेटे को दौड़कर गले से लगा लिया। उसके बाद अमित भी अपने पिता को लिपट कर रोने लगा। उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि आज उसकी मम्मी जो उसे इतना प्यार करती थी, लेकिन आज बार बार पुकारने पर भी क्यों नहीं उठी थी। सुबह को उसकी मम्मी ही उसे स्कूल छोड़कर आई थी, और जब वह अपने बेटे को छोड़कर आ रही थी तो तेज रफ्तार से आते हुए एक ट्रक ने इसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज मारी कि अमित की मम्मी बहुत दूर जाकर गिरी और गिरते ही इस दुनिया से चल बसी। जब उसके घर वालों को इस बात की खबर मिली तो उनके ऊपर तो जैसे आसमान ही टूट पड़ा था। सुशील ने अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाला था और अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करने के बाद जब वह आया तो घर मेहमानों से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी खालीपन लग रहा था, क्योंकि उस घर में अब उसकी पत्नी नहीं थी। सभी रिश्तेदारों और घर वालों के होते हुए भी एक अजीब सा खालीपन था। सुशील की जिंदगी में मायूसी छा गई थी। धीरे धीरे समय भी बीत रहा था। अमित भी अपनी माँ की ममता के बिना तरस रहा था। माँ की ममता भरे स्पर्श के बिना एक 7 साल का बच्चा पलने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इस मासूम से इसका बचपन छीन लिया हो। घर के सभी लोग
उसका मन बहलाने की कोशिश करते थे, लेकिन वह तो चुपचाप बैठा रहता था। सुशील अपने बेटे के लिए अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश करता था। वह उसके सभी कामों को खुद ही करने लगा था, जैसे उसे स्कूल छोड़ना, उसका टिफिन तैयार करना, उसे स्कूल के लिए रेडी करना, सब कुछ खुद ही करने लगा था। लेकिन इसके बावजूद भी उसके बेटे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। सुशील ने अपने बेटे के लिए एक होम ट्यूटर भी लगाई थी, लेकिन वह तो उससे भी पढ़ना नहीं चाहता था। वह अपनी मम्मी से ही पढ़ता था। उसे अपनी मम्मी की ही आदत थी, लेकिन फिर भी उसे होम ट्यूटर ने अमित को पढ़ाने की बहुत कोशिश की, जिससे थोड़े दिनों के बाद अमित रेखा के साथ घुलने मिलने लगा था और थोड़ा बहुत पढ़ाई में भी ध्यान देने लगा था। लेकिन कभी कभी अपनी मम्मी को याद करके जिद करने और रोने लगता था। दूसरी तरफ सुशील भी पूरी तरह से टूट गया था। उसे देखकर उसकी माँ को बहुत दुख होता था और अपने बेटे और पोते की चिंता करती रहती थी। एक दिन सुशील की माँ सोचने लगी, क्यों ना अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूं। शादी के ख्याल से जब सुशील की माँ ने जब अपने बेटे से बात की, तो उसने साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि वह अपनी पत्नी ममता की जगह किसी और को नहीं देना चाहता था और इस बारे में सोच भी नहीं सकता था। तो राधा जी ने अपने बेटे को कहने लगी, बेटा तुम एक बार अपने बेटे के बारे में भी सोचो। उसे माँ की ज़रूरत है और तुम्हें भी एक हमसफर की ज़रूरत है। तुम्हारे सामने इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, कैसे रहोगे अकेले, जरा सोचो तो। लेकिन सुशील को इस बात का डर था कि पता नहीं सौतेली माँ उसके बेटे को ममता जितना प्यार दे भी पाएगी या नहीं। सुशील की बात से सहमति जताते हुए उसकी भाभी ने भी कहा, हाँ माँ जी, भैया सही कहते हैं। सौतेली माँ तो आखिर सौतेली माँ ही होती है। वह कभी हमारे अमित को सगी माँ जितना प्यार नहीं दे पाएगी। तो उसकी माँ बोली, बेटा मैं तुम्हारी शादी रेखा से करना चाहती हूँ। रेखा को तो हम सभी अच्छे से जानते हैं, उसके स्वभाव से भी परिचित हैं। क्यों बड़ी बहू, सही कहा ना। अब तो बड़ी बहू भी कुछ नहीं बोल पाई थी, क्योंकि उसे उस समय कुछ भी कहना उचित नहीं लग रहा था। अपने घर वालों द्वारा समझाए जाने के बाद सुशील ने रेखा से शादी करने के लिए हाँ कर दी। रेखा एक बहुत ही गरीब घर की लड़की थी, लेकिन उसमें संस्कार कूट कूट कर भरे हुए थे। उसके साथ भी किस्मत ने एक बहुत बड़ा खेल खेला था। उसके माता पिता ने उसकी शादी कर दी थी, लेकिन शादी के बाद वह माँ नहीं बन पाई, इसलिए उसके पति ने उसे छोड़ दिया था। उसके बाद उसने कभी शादी के बारे में नहीं सोचा, लेकिन माता पिता को तो अपने बच्चों की चिंता लगी ही रहती है। जब सुशील का रिश्ता रेखा के लिए आया तो उसके माता पिता बहुत खुश हुए, लेकिन रेखा दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि पहले उसे लोग बांझ कहते थे और अब सौतेली माँ का कलंक उसके माथे पर लग जाएगा। इस वजह से वह इस शादी से मना कर रही थी। उसकी चिंता को समझते हुए उसकी माँ ने कहा, बेटी हमारा क्या भरोसा है, हम कभी इस दुनिया से चले जाएं, फिर तुम किसके सहारे इस जिंदगी को गुजारोगी। अगर तुम शादी करोगी तो हमें भी तसल्ली हो जाएगी और तुम भी अपनी घर गृहस्थी में बिजी हो जाओगी। अपने माता पिता की चिंता को समझते हुए रेखा ने भी हाँ कर दी। 10 दिनों के अंदर सुशील और रेखा की शादी कर दी गई। उनकी शादी बहुत ही सिंपल तरीके से की गई थी। जिस दिन शादी थी उस दिन अमित बहुत खुश था, क्योंकि अमित को बताया गया था कि आज उसे उसकी माँ मिल जाएगी। शादी के बाद जब रेखा घर आई तो उसने अपने चेहरे पर घूंघट किया हुआ था। अमित को उसकी दादी ने कहा, बेटा यह तुम्हारी माँ है। अमित दौड़कर रेखा के पास आया। रेखा घूंघट में बैठी हुई थी। उसने जब अमित को अपनी बाहों में भरना चाहा तो वह दौड़कर पीछे हट गया। उसे देखते ही अमित बोला, नहीं यह मेरी माँ नहीं है। आपने तो कहा था आज मेरी मम्मी मुझे मिल जाएगी, लेकिन यह तो रेखा आंटी है, यह मेरी माँ नहीं है। मेरी माँ कहाँ है? यह कहकर वह दौड़कर अपने कमरे में चला गया। अमित की ताई जी उसको संभालने के लिए उसके कमरे में चली गई। अमित को रोता हुआ देखकर रेखा को बहुत दुख हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अमित को कैसे समझाएगी। तो सुशील की माँ कहने लगी, बहू तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे अमित सब समझ जाएगा। अभी वह अपनी मम्मी को भुला नहीं है, इसलिए तुम्हें माँ कहने से हिचकिचा रहा है, लेकिन समय के साथ सब कुछ सही हो जाएगा, इसलिए तुम चिंता मत करो। माँ जी
मुझे पता है अमित अपनी मम्मी को बहुत याद करता है, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं जल्दी ही उसके दिल में अपने लिए जगह बना लूंगी। उसकी बातों को सुनकर अमित की दादी बहुत खुश हुई और उसने रेखा को अपने गले से लगा लिया और कहने लगी, जैसा तुम कहती हो भगवान करे ऐसा ही हो। बहू, तुम अमित की बातों को बुरा मत मानना। नहीं माँ जी, बिल्कुल भी नहीं। मैं उसकी बातों का बुरा क्यों मानूंगी? मैं उसकी मन की स्थिति को समझ सकती हूँ। उसकी सासू माँ उसके माथे को चूम कर बोली, मुझे पता है बहू, तुम सब कुछ संभाल लोगी। अपनी सासू माँ का इतना अपनापन देखकर रेखा को कुछ साहस मिला। रेखा की सासू माँ को यह उम्मीद थी कि रेखा उनके बेटे और पोते की जिंदगी की गाड़ी को पटरी पर ले आएगी। घर के सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो गए थे। राधा जी ने अपनी बहू का स्वागत बहुत अच्छे से किया और सभी रस्मों को भी अच्छे से निभाया। दूसरी तरफ सुशील भी यह सोच रहा था कि वह रेखा को कैसे कहे कि वह उसके बेटे का बहुत अच्छे से ख्याल रखे, ताकि उसे उसकी माँ की कमी महसूस ना हो। फिर उसने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि रेखा मेरी बातों को गलत समझ ले। ऐसा सोचकर सुशील ने कुछ ना कहना ही सही समझा। उसने सोचा कि समय के साथ सब कुछ सही हो जाएगा, क्यों ना सब कुछ समय के ऊपर ही छोड़ देते हैं। जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे सब कुछ सही होता चला जाएगा। अगले दिन रेखा तैयार होकर जब अपने कमरे से बाहर आई तो देखा कि उसकी जेठानी नौकरी पर जाने के लिए तैयार खड़ी हुई थी। सुशील भी अमित को स्कूल भेजने की तैयारी कर रहा था और दूसरी तरफ राधा जी रसोई घर में खाना बना रही थी। अपनी सासू माँ को किचन में काम करता हुआ देखकर रेखा दौड़कर उनके पास गई और बोली, लाइए माँ जी, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। सबसे पहले रेखा ने जाकर अपनी सासू माँ के पैरों को छूकर आशीर्वाद लिया और फिर किचन के काम करवाने लगी। राधा जी बोली, अरे बहू, यह क्या कर रही हो? तुम तो नई नवेली दुल्हन हो, कल ही शादी करके आई हो, कुछ दिन तो आराम करो, उसके बाद जितना मर्जी काम कर लेना। लेकिन रेखा बिल्कुल नहीं मानी और सभी कामों को करने लगी। जल्दी जल्दी ही उसने सारा काम कर लिया था। धीरे धीरे 10 दिन बीत गए थे। अब रेखा पूरी तरह से उस घर में रच बस गई थी। लेकिन अमित तो अभी भी रेखा को अपनी माँ नहीं मानता था। राधा जी ने इस समस्या को खत्म करने के लिए एक तरीका लगाया। आज जब अमित स्कूल के लिए उठा तो उसे तैयार होने के लिए किसी की मदद की जरूरत थी। वह दौड़कर सभी कमरों में झांकने लगा। एक के बाद एक कमरे में गया, लेकिन उसे घर में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। केवल रेखा ही किचन में खाना बना रही थी। वह सभी के लिए गर्मा गर्म नाश्ता तैयार कर रही थी। साथ ही उसने अमित का मनपसंद नाश्ता बनाकर उसका टिफिन भी पैक कर दिया था और फिर अपने कमरे में जाकर काम करने लगी। तभी उसने देखा कि दरवाजे पर कोई खड़ा हुआ है। जब रेखा ने मुड़कर देखा तो यूनिफॉर्म पहने हुए अमित खड़ा हुआ था। अपने नन्हे नन्हे हाथों से बेल्ट और टाई लिए खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इन्हें कैसे पहने। अरे अमित बेटा, अंदर आओ ना, बाहर क्यों खड़े हो? रेखा ने बड़े ही प्यार से कहा। उसकी आवाज को सुनकर अमित अंदर आ गया। रेखा समझ गई थी कि घर में कोई दिखाई ना देने की वजह से अमित उसके पास तैयार होने के लिए आया है। लेकिन फिर भी रेखा यह चाहती थी अमित उसे खुद ही बोले कि वह उसे तैयार कर दे। इसलिए वापस रेखा अपने कामों में लग गई। लेकिन अमित वहाँ पर चुपचाप खड़ा रहा। इसलिए रेखा को ही पूछना पड़ा कि बेटा, किस काम से आए थे? क्या मुझसे तुम्हें कोई काम था? तो अमित बोला, आंटी जी, आज मुझे घर में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। ना तो पापा दिखाई दिए और ना ही दादी। सभी लोग कहाँ गए हैं? क्या आप मुझे तैयार कर देंगी? अमित ने बड़े ही संकोच से रेखा को कहा। तो रेखा मुस्कुराते हुए कहने लगी, हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, मैं आपको फटाफट से तैयार कर देती हूँ। फिर रेखा ने उसे तैयार कर दिया। जब रेखा अमित को जूते पहना रही थी तो उसने देखा कि उसके घुटने पर चोट लगी थी। अरे बेटा, तुम्हें यह चोट कहाँ से लग गई? मैं तुम्हें अभी दवाई लगा देती हूँ। इतना कहकर रेखा ने उसके घुटने पर दवाई लगाकर पट्टी बांध दी और फिर उसके बालों में कंघी करके उसे पूरी तरह तैयार कर दिया और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी किस भी कर दी। रेखा का इतना प्यार देखकर अमित मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसके चेहरे पर मुस्कान झलक रही थी, लेकिन वह शांत रहा। तभी उसकी दादी और उसके पापा भी घर आ गए थे
उन्हें देखकर अमित कहने लगा, आप लोग कहाँ गए थे? मैं कब से आपको ढूंढ रहा था। अरे बेटा, कहीं नहीं, बस थोड़ा सा घूमने के लिए गए थे। तुम तो बहुत अच्छे से तैयार हो गए हो, उसके पापा ने अमित को छेड़ते हुए कहा। और कहा, आज तुम्हें किसने तैयार किया है? आज तो बड़े ही प्यारे लग रहे हो। तो अमित मुस्कुराता हुआ बोला, आज मुझे आंटी ने तैयार किया है। इतना कहकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। अमित का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर सुशील को भी बहुत सुकून मिला। अब तो रोज ही ऐसा होने लगा था। अमित हर रोज अपना सामान उठाकर रेखा के पास पहुंच जाता था और रेखा बड़े ही प्यार से उसे तैयार करके उसके माथे पर एक प्यारी सी पप्पी देती थी। अब तो अमित स्कूल से घर आकर रेखा को सारी बातें भी बताने लगा था और उसके पास बैठकर अपना होमवर्क कंप्लीट करता था। अपने दोस्तों के साथ भी अब खूब हंसी मजाक करने लगा था। अब तो क्लास में उसके नंबर भी अच्छे आ गए थे, जिससे टीचर ने खुश होकर उसे एक चॉकलेट भी दी थी। अमित बड़ी खुशी से घर आया और सभी बातें आकर अपनी दादी और रेखा को बता रहा था। उसकी बातों को सुनकर राधा जी बहुत खुश हुई। उन्हें रेखा पर गर्व हो रहा था, क्योंकि अमित पढ़ाई में ध्यान लगाने लगा था। शाम होते ही अमित अपनी किताबें उठाकर रेखा के पास आकर बैठ जाता और कहता, आंटी जी पढ़ाओ ना। जब उसने ऐसा बोला तो रेखा थोड़ा नाराज होते हुए दूसरी तरफ मुंह घुमाकर बैठ गई। उसे देखकर अमित फिर से बोला, आंटी जी क्या हुआ? आप मुझे पढ़ा क्यों नहीं रही हो? उसकी बातों को सुनकर रेखा बोली, नहीं, मैं तुम्हें अब नहीं पढ़ाऊंगी। राधा जी भी हैरान हो गई थी कि रेखा इस बात को सुनकर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि रेखा ऐसा क्यों कर रही है। इस समय सुशील भी घर आ गया था। रेखा का ऐसा व्यवहार देखकर सभी चौंक गए थे। पास में उसकी जेठानी बैठी हुई यह सब देख रही थी और मन ही मन बोली कि आखिर आ ही गई अपनी औकात पर। सौतेली माँ तो सौतेली माँ ही होती है। रेखा ने अमित की तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हें एक शर्त पर पढ़ा सकती हूँ, अगर तुम मेरी एक बात मानोगे। अमित ने उदास चेहरे से हाँ में सर हिला दिया और कहा, ठीक है आंटी जी, जैसा आप कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। ठीक है बेटा, तो फिर तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। तुम मुझे आज के बाद आंटी नहीं कहोगे। अमित ने कहा, तो फिर मैं आपको क्या कहकर बुलाऊंगा? अब से तुम मुझे माँ कहकर बुलाना। रेखा ने बड़े ही प्यार से अमित को कहा और उसके बालों को संवारने लगी। अमित की नज़र एकदम से अपनी माँ की फोटो पर गई और बोला, लेकिन मेरी माँ तो वह है जो भगवान के पास चली गई है, फिर मैं आपको माँ कैसे बोल सकता हूँ? उसके इतना कहने पर रेखा ने उसे प्यार से समझाया और अपनी गोद में बैठा लिया। देखो बेटा, तुम्हें शायद नहीं पता है, मुझे तुम्हारे पास भगवान ने ही भेजा है और यह भी बोला है कि मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूं और तुम्हें बहुत सारा प्यार और दुलार दूं। तभी तो भगवान ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। इसलिए अब से तुम मुझे अगर माँ कहकर बुलाओगे तभी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, वरना नहीं। ठीक है आंटी जी, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, अब से मैं आपको माँ कहकर ही बुलाऊंगा। वह इतने प्यार से बोल रहा था कि उसकी बातों को सुनकर और उसकी मासूमियत पर उसकी दादी और पापा हंसने लगे और सुशील ने उसे आगे बढ़कर अपने गले से लगा लिया। अच्छा जी, प्रॉमिस भी करते हो और आंटी भी कहते हो। रेखा का अमित के प्रति इतना प्यार देखकर सुशील की आंखों में आंसू झलक रहे थे। उसकी सारी चिंताएं दूर होती जा रही थी। अब तो रेखा ने घर के सभी लोगों के दिल में अपनी जगह बना ली थी। वह अमित के साथ साथ घर के सभी लोगों का भी ध्यान रखती थी। अमित की पढ़ाई लिखाई और उसकी खुशियों का भी पूरा ध्यान रखती थी और उसके साथ खेल भी खेलती थी। रेखा जब अपने घर जाती थी तो उसे अपने साथ लेकर जाती थी। रेखा की माँ ने जो पूछा कि तुम्हारी ससुराल में सभी लोग कैसे हैं, रेखा ने बड़े ही प्यार से कहा, माँ, उस घर में सभी लोग बहुत अच्छे हैं और अमित तो बहुत ही प्यारा है। अमित का रेखा के प्रति प्यार और लगाव देखकर भी रेखा की माँ बहुत खुश हुई। 2 दिन रुकने के बाद रेखा अपने ससुराल वापस आ गई। आज घर में बहुत चहल पहल हो रही थी। रसोई घर में दोनों बहू बहुत व्यस्त थी। आज राधा जी की बेटी अपने बच्चों के साथ अपने घर जो आ रही थी। घर की भागदौड़ के चलते आज रेखा ने अमित को खाना नहीं खिलाया था। रेखा ने भी सोचा कि शायद माँ जी ने खाना खिला दिया होगा। अमित भी अपनी बुआ के बच्चों के साथ खेलने में बिजी था। उसे भी खाना पीने का कोई ख्याल नहीं था। खाना खिलाने के बाद रेखा ने सारे किचन के बर्तनों को साफ किया।
जबकि जेठानी तो अपनी नंद के पास बातें बनाने के लिए बैठ गई थी। सभी काम खत्म करने के बाद चुप होकर रेखा कमरे में गई तो उसकी नंद और जेठानी आपस में बातें करते हुए रेखा को देखकर चुप हो गई। रेखा को यह बात बहुत अजीब लगी। अमित की तरफ देखकर रेखा बोली, अमित बेटा, क्या तुमने खाना खा लिया है? तो अमित ने कहा, नहीं माँ, मैंने खाना नहीं खाया है। यह बात सुनकर रेखा बोली, क्या कहा तुमने? तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है? अरे मेरा बच्चा अभी तक भूखा बैठा हुआ है। मैं तुम्हारे लिए अभी खाना लाती हूँ। खाना खाने के बाद ही अब तुम खेलना। तभी उसकी नंद बोली, भाभी एक बात कहूँ, अगर आपको बुरी ना लगे तो हमारा अमित अभी इतना भी बड़ा नहीं हुआ है कि वह खुद खाना खा सके। मेरी बेटियाँ देखो इससे बड़ी हैं, लेकिन अभी भी मैं उन्हें समय से खाना खिलाती हूँ। तभी उसकी जेठानी भी बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, बच्चों को खाना तो समय से ही देना चाहिए, लेकिन इसकी भी क्या गलती है? आखिर सौतेली माँ और अपनी माँ, इतना कहकर जेठानी चुप हो गई। सौतेला शब्द सुनते ही रेखा के दिल में जैसे तीर सा चुभ गया था, लेकिन फिर भी अपने आप को नियंत्रण में रखते हुए रेखा बोली, नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। मुझे लगा था कि माँ जी ने खाना खिला दिया होगा। हाँ भाभी, आप हमारे अमित का अच्छे से ख्याल नहीं रख सकती हो क्या? अभी भी उसकी दादी ही उसकी जिम्मेदारियों को उठाएगी। क्या तुम्हारी अमित के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? उनकी बातों को सुनकर रेखा का हृदय अंदर तक आहत हो गया था और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वह अमित का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में लेकर चली गई और खाना खिलाने लगी। खाना खिलाने के बाद वह एकांत में जाकर जोर जोर से रोने लगी। उसने कब से अपने आप को रोने से रोका हुआ था, लेकिन अब तो सारे बंधन तोड़कर आंसू बह निकले। तभी अमित की आवाज़ आई, माँ जल्दी करो ना, मुझे फिर खेलने भी जाना है। रेखा ने जल्दी से अपने आंसुओं को साफ किया और फिर चुपचाप जाकर अमित के पास बैठ गई। रेखा समझ गई थी कि उसकी नंद और जेठानी उसके खिलाफ उसकी सासू माँ को भड़काना चाहती हैं, लेकिन फिर भी रेखा ने सब कुछ सुनने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं बोला और अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ बाहर आई। तभी रेखा के कानों में अपनी सासू माँ की आवाज़ पड़ी, जो कह रही थी, तुम्हें पता भी है रेखा, हमारी अमित का कितना ख्याल रखती है। एक पल के लिए तू अपनी बेटियों के प्रति लापरवाही कर सकती है, लेकिन रेखा नहीं, तू तो आज ही आई है, फिर इतनी सी देर में तुमने उसकी कौन सी लापरवाही देख ली है? मुझे तो उसमें कोई भी बुराई नजर नहीं आती है। फिर अपनी बड़ी बहू को कहने लगी, बहू तुम तो इसी घर में रहती हो, सारा दिन उसको काम करते हुए देखती हो, फिर भी उसकी हाँ में हाँ मिला रही हो। क्या तुम्हारी उसके साथ कोई दुश्मनी है जो हमेशा उसकी ममता और प्यार पर सवाल उठाती रहती हो? क्या तुम्हें यह शोभा देता है? यह तुम्हारी अच्छी बात नहीं है। तभी बड़ी बहू बोली, लेकिन माँ जी, मैंने कौन सी बात गलत कह दी है? राधा जी बोली, बस बहू, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कितनी मुश्किल से हमारे अमित को माँ की ममता मिली है। अब ऐसी फालतू की बातें करके घर का माहौल खराब मत करो। राधा जी की बातों को सुनकर रेखा मन ही मन बहुत खुश हुई। इससे ज़्यादा वह सुनना भी नहीं चाहती थी। रेखा ने अपनी नंद और उसके बच्चों का बहुत अच्छे से सत्कार किया और ऐसा व्यवहार किया कि जैसे कुछ भी हुआ ही नहीं था। उसके बाद तो उसकी नंद भी उसकी तारीफ करने लगी थी। अब तो रेखा और सुशील की शादी को लगभग 1 महीना हो चुका था। वह कहीं भी अभी तक नहीं गए थे। राधा जी ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, मुझे पता है तुम्हारे ऊपर अमित की जिम्मेदारी है, लेकिन अपनी जिंदगी को भी अनदेखा मत करो, इसलिए कहीं घूम कर आ जाओ। अमित को मैं संभाल लूंगी। अपनी माँ की बातों को सुनकर सुशील सोच विचार करने लगा। आखिर वह अमित को छोड़कर कैसे जा सकता था, और अगर मना करता तो कहीं रेखा को बुरा ना लग जाए। दरवाजे पर खड़ा हुआ अमित भी ये सभी बातें सुन रहा था और आकर बोल पड़ा, मैं भी जाऊंगा घूमने के लिए। तभी रेखा बोली, नहीं माँ जी, हमारी जिंदगी तो अब अमित ही है, उसके बिना कहीं घूमने जाने के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते हैं। और अभी तो घूमने जाने का समय नहीं है, क्योंकि अभी अमित के पेपर हैं, इसलिए उसे तैयारी करनी है। अगर घूमने चले गए तो उसकी तैयारी कैसे हो पाएगी? जब उसके पेपर हो जाएंगे तो हम घूमने चले जाएंगे। उसकी बातों को सुनकर सुशील हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। उसने बड़ी ही आसानी से सभी बातों को बोल दिया था। अमित कहने लगा, माँ आप बहुत अच्छी हो। अच्छा
माँ, आप एक बात बताओ, यह सौतेली क्या होता है? मुझे सब कहते हैं तुम्हारी सौतेली माँ आई है। अमित ने कहा तो रेखा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए हों। तभी उसकी दादी गुस्से से बोली, अमित, ये कैसी बातें बोल रहे हो? पता नहीं है उल्टी सीधी बातें कहाँ से सीख कर आ रहे हो। अमित बोला, मुझे ताई जी ने कहा था कि रेखा तुम्हारी सौतेली माँ है, इसलिए मैंने पूछ लिया है कि सौतेली माँ क्या होती है। उन्होंने मुझे बताया था कि सौतेली माँ असली माँ नहीं होती, ना ही हमारा ख्याल रखती है और प्यार तो बिल्कुल भी नहीं करती है। लेकिन दादी, मेरी रेखा माँ तो मुझे बहुत प्यार करती है, फिर वह सौतेली कैसे हो सकती है? हाँ बेटा, तुमने सही कहा, तेरी रेखा माँ तेरी असली माँ है। अमित को अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए थे और बोला, हाँ दादी, रेखा माँ तो मेरा बहुत ख्याल रखती है और मुझे बहुत प्यार करती है। राधा जी कहने लगी, अगर तुम्हारे सामने कोई तुम्हारी माँ को सौतेली कहने लगे तो उन्हें कहना मेरी माँ सौतेली नहीं है, बहुत अच्छी है। रेखा मन ही मन परेशान हो रही थी और उसकी आंखों से आंसू भी आ गए थे और बोली, सौतेली माँ, इस कलंक से पता नहीं कब पीछा छूटेगा मेरा, आखिर क्या दोष है? अमित के बाहर चले जाने के बाद राधा जी बड़ी बहू को बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने छोटे से बच्चे के सामने ऐसी बातें करने की? एक दिन राधा जी की सहेली उनसे मिलने आई तो रेखा अमित को होमवर्क करवा रही थी। उसकी जेठानी कमरे में आराम कर रही थी। रेखा मेहमानों के लिए नाश्ता बनाने में जुट गई। अमित पढ़ाई छोड़कर खड़ा हो गया और बोला, मैं खेलने जा रहा हूँ। इतनी देर में वह गेट से बाहर निकल गया। रेखा अपने काम में व्यस्त हो गई थी और उसे रोक नहीं पाई थी। थोड़ी देर बाद राधा जी बोली, अमित कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। रेखा बोली, अमित बाहर खेलने गया है, मैं अभी देखती हूँ। हाँ, बहुत जल्दी जाकर देखो, मैंने कितनी देर से उसे नहीं देखा है। हाँ हाँ माँ जी, आप चिंता मत करो, मैं उसे अभी लेकर आती हूँ। रेखा जल्दी जल्दी से बाहर गई। उसके दोस्तों के घर जाकर भी पूछा, इधर उधर देखा, लेकिन कहीं भी अमित नजर नहीं आ रहा था। घबराहट की वजह से रेखा डर गई थी। अजीब अजीब से ख्याल उसके मन में आने लगे थे। कहीं वह रास्ते में भटक गया हो, पता नहीं वह ठीक तो होगा ना। इधर उधर घूमते हुए जल्दबाजी में दौड़ती जा रही थी। तभी तेज रफ्तार में आई हुई एक गाड़ी आकर ब्रेक लगी और ड्राइवर चिल्लाने लगा, क्या मेरी गाड़ी से मरने का इरादा है? क्या तुम्हें मेरी यह गाड़ी मिली थी मरने के लिए? और फिर से अमित को ढूंढने लगी और वह कांप रही थी। हे भगवान, कहाँ ढूंढूं उसको, पता नहीं कहाँ चला गया है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। रेखा दौड़ी दौड़ी घर आई और राधा जी को बोली, माँ जी, मुझे अमित कहीं भी नहीं दिखाई दिया। उन्होंने तुरंत सुशील को फ़ोन किया और सब कुछ बता दिया। सुशील जल्दी जल्दी घर आया। घर के सभी लोगों ने आसपास की सभी जगह ढूंढ ली थी। रेखा अपने आप को सारी घटना की अपराधी समझ रही थी। रोते हुए बोली, काश मैं अमित को बाहर जाने से रोक दिया होता। कितना छोटा बच्चा है वह, पता नहीं कहाँ भटक रहा होगा और किस हालत में होगा। उन्होंने पुलिस में भी रिपोर्ट लिखवा दी थी। दिन से रात हो गई थी, लेकिन अमित का कहीं भी पता नहीं चला था। सभी लोग अमित को ढूंढने में लग गए थे। रिश्तेदार भी ढूंढ रहे थे, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। फिर पुलिस वालों ने गली में लगे हुए कैमरे को देखा। उसमें वह खेलता हुआ गली से बाहर निकला, लेकिन पता नहीं फिर कहाँ गायब हो गया। उसकी दादी की भी तबीयत खराब होने लगी थी। रेखा जल्दी से रसोई में गई और पानी लेकर आई। राधा जी ने गुस्से से रेखा की तरफ देखते हुए पानी का गिलास फेंक दिया। उसके इस रवैये ने रेखा को अंदर तक हिला दिया था। फिर उसका ध्यान घर के दूसरे लोगों की तरफ गया। उन सभी की नज़रें जैसे कुछ कह रही थी। अचानक ख्याल आया कि सुशील काफ़ी देर से बात नहीं कर रहा था। रेखा हैरान थी सभी का ऐसा बर्ताव देखकर। जो लोग उसके ऊपर इतना प्यार लुटा रहे थे, वही लोग एकदम से परायों की तरह व्यवहार कर रहे थे। रेखा के कानों में एक आवाज़ आई, मैंने तो पहले ही बोला था अमित के लिए सौतेली माँ मत लाना, लेकिन मेरी किसी ने एक नहीं मानी। लेकिन इसका अंजाम क्या हुआ, यह तो आज देख ही लिया है। यह बात सुनकर रेखा के ऊपर तो जैसे आसमान ही टूट पड़ा था।
रेखा को आज ऐसा लग रहा था जैसे वह गुनहगार है। रेखा अंदर तक पूरी तरह टूट चुकी थी। वह अपने कमरे में जाकर जोर जोर से रोने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रह पाऊंगी। मेरे बच्चे की रक्षा करना, मैं उसके बिना नहीं जी सकती हूँ। पुलिस भी अमित को ढूंढने की कोशिश में जुटी थी। तभी एक अनजान नंबर से फोन आया। सभी लोग सोच रहे थे कि अगर किसी ने बच्चे को किडनैप कर लिया है तो वह फोन जरूर करेगा। सभी लोग इस बात से घबराए हुए थे। घंटी बजते ही सुशील दौड़कर फोन उठाने आया, लेकिन उससे पहले रेखा ने फोन उठा लिया। दूसरी तरफ से आवाज आई, अगर तुम्हें अपना बच्चा चाहिए तो 30 लाख रुपए तैयार रखना। यह सुनकर रेखा जोर जोर से बोली, नहीं नहीं, मेरे बच्चे को कुछ भी मत करना, तुम जो चाहते हो तुम्हें मिल जाएगा, बस मेरे बच्चे को सही सलामत रखना और उसे छोड़ दो। इतना कहकर रेखा फूट फूट कर रोने लगी। सुशील फोन लेकर कहने लगा, अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलते ही दूसरी तरफ से फोन कट गया। सुशील गुस्से से बोला, तुम्हें क्यों इतनी चिंता हो रही थी अमित की? मैं कैसे भी करके उसे ढूंढ लाऊंगा। यह सुनकर रेखा का दिल दहल गया। क्या कहा आपने? आपका बच्चा? क्या अमित मेरा कुछ भी नहीं लगता है? मुझे क्या पता, यह तुम अपने आप से पूछो। इतना कहकर सुशील बाहर चला गया। तभी रेखा को ख्याल आया कि पीछे से कुछ आवाज आ रही थी जो उसे अपने घर के पास से ही लग रही थी, जो जानी पहचानी सी थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह है कौन। रेखा अपने आस पड़ोस में रहने वाले लोगों के बारे में सोचने लगी। घर के सभी लोग अमित को ढूंढ रहे थे। समय बीत रहा था। समय के साथ साथ सबकी चिंताएं भी बढ़ रही थी। शाम को जब रेखा कहीं भी दिखाई नहीं दी तो उसकी नंद अपनी माँ को बोली, मैंने भाभी को हर जगह देख लिया है, वह कहाँ है? मुझे काफ़ी देर से दिखाई नहीं दे रही है, ना जाने बिना बताए कहाँ चली गई है। उसकी जेठानी भी कहने लगी, अब एक और मुसीबत बढ़ गई है, अब उसे भी ढूंढने जाओ। रेखा के गायब होने की बात सुनकर सुशील भी बोला, आसपास ही गई होगी, थोड़ी देर में आ जाएगी। इतना कहकर अपनी माँ के पास बैठ गया। राधा जी बोली, बेटा अमित का कहीं पता चला? नहीं माँ, कहीं भी नहीं, लेकिन मैंने सभी पैसों का इंतजाम कर लिया है। इतना कहकर वह अपना फ़ोन देखने लगा तो देखकर हैरान रह गया। उसके फ़ोन में 4 मिस कॉल पड़ी हुई थी। उसने जल्दी से कॉल बैक किया। सब लोग परेशान थे, आखिर किडनैपर अगला कदम क्या होगा। फ़ोन करने पर दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मैं इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ, आप जल्दी से अस्पताल पहुँच जाइए, आपकी पत्नी बहुत खराब हालत में है। यह सुनकर सुशील की हालत खराब हो गई थी। फोन भी छूट कर नीचे गिर गया था। घर के लोग पूछने लगे तो सुशील बोला, ना जाने अभी और कौन कौन सी मुसीबतें देखनी बाकी हैं। रेखा हॉस्पिटल में एडमिट है। यह कहते हुए सुशील की आंखों में आंसू आ गए थे। वह सभी दौड़कर अस्पताल पहुंचे। जब आईसीयू की तरफ बढ़े तो आईसीयू के दरवाजे के बाहर उसने जो कुछ देखा, उसे देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसका बेटा इंस्पेक्टर के पास बैठा हुआ था। जब उसने अपने पापा और घर के सभी लोगों को देखा तो वह दौड़कर उनसे लिपट गया और रोने लगा। सुशील डॉक्टर से पूछने लगा, मेरी पत्नी कैसी है? देखिए, उनके ऊपर हमला हुआ है, उनके हाथों पर और बाजू पर चाकू से हमला किया गया है, उनका काफ़ी खून बह गया है और हम हालात को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे ऊपर वाले की मर्जी। आज तुम्हारी पत्नी की वजह से तुम्हें तुम्हारा बेटा सही सलामत मिल गया है। उसने अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई है। सुशील यह सुनकर हैरान हो गया। फिर इंस्पेक्टर ने उसे सारी बात बताई। रेखा ने फोन पर जो आवाज़ सुनी थी वह उसे जानी पहचानी लगी थी, इसलिए रेखा वहां तुरंत पहुंच गई। अमित वहां से खाने की चीज़ लेकर आता था। वह एक लड़के के किराने की दुकान थी। रेखा ने तुम्हें यह बताने के लिए कई बार फ़ोन भी किया, लेकिन तुमने उसका फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि तुम नाराज थे।
लेकिन रेखा चुपचाप बैठने वालों में से नहीं थी। उसने यह बात अपनी सासू माँ को भी बताई कि उसे पड़ोस के लड़के पर ही शक है, लेकिन उसकी जेठानी ने उल्टा उसके ऊपर ही आरोप लगा दिया कि कहीं पैसे की खातिर रेखा ने ही यह सब किया है। यह सब सुनकर रेखा और भी ज्यादा टूट गई थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। स्वयं पर इतना घिनौना आरोप लगते देखकर वह अकेले ही चुपचाप घर से बाहर निकल गई और अपने दुपट्टे से अपना चेहरा ढककर उस लड़के के घर सामने पहुंच गई। वह उसे कहीं जाता दिखाई दिया। रेखा भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। वह लड़का जहां जाकर रुका, रेखा भी वहीं पहुंच गई और उसे जब वहां पर अमित की आवाज़ सुनाई दी तो उसने तुरंत ही पुलिस को फ़ोन कर दिया। अमित जिस कमरे में बंद किया हुआ था उस पर ताला लगा हुआ था। रेखा ने उस ताले को तोड़ने के लिए बहुत प्रयास किया, आखिरकार वह टूट गया। जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसने अमित को कुर्सी पर बेरहमी से बांध कर बैठाया हुआ था। अमित बहुत घबरा रहा था। नन्हे से बच्चे की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे ऐसी हालत में देखकर रेखा का दिल दहल उठा। जल्दी जल्दी से उसने उसे खोला। अमित अपनी माँ के गले से लग गया। जब वह उसे गोद में उठाकर दरवाजे की तरफ दौड़ने लगी तो सामने दो लड़के खड़े हुए देखकर वह डर गई। अमित भी अपनी माँ से चिपक गया था। उनको देखते ही रेखा जोर से चिल्लाई, तुम राक्षस हो या इंसान हो? आखिर इस बच्चे से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? क्या बिगाड़ा है तुम्हारा इस बच्चे ने? मुझे इस बच्चे से कोई मतलब नहीं है। मुझे तो सिर्फ पैसों से मतलब है। मुझे पैसे दो और इसे लेकर चली जाओ। उन्होंने अपने हाथ में तेज धार वाला चाकू लिया हुआ था। रेखा ने अमित को अपने पीछे खड़ा करके खुद सामने खड़ी हो गई। पता नहीं उसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी। उसने झटपट उसके हाथ से चाकू छीन लिया और अमित को वहाँ से भाग जाने के लिए कहा, लेकिन वह अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। रेखा के बार बार बोलने पर अमित वहाँ से दौड़कर सीढ़ियों तक जब पहुँच गया तभी पुलिस भी आ गई थी। अमित को दरवाजे के बाहर खड़ा करके अंदर आ गए तो उन्होंने देखा कि वह दोनों लड़के रेखा के ऊपर तेज धार वाले चाकू से बार बार हमला कर रहे थे। उसके हाथों से खून बह रहा था। पुलिस की आवाज़ सुनकर जब वह लड़के पीछे देखने लगे तो पुलिस ने उन्हें तुरंत ही पकड़ लिया और रेखा को घायल होने की वजह से अस्पताल में एडमिट करवा दिया। यह सारी बातें पुलिस इंस्पेक्टर ने जब सुशील को बताई तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अमित को अपने पापा को कहने लगा, पापा माँ ठीक तो हो जाएगी ना? यह सुनकर सुशील ने उसे अपने सीने से लगा लिया। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ सही हो जाएगी, तुम चिंता मत करो। तभी डॉक्टर आकर बोले, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है। यह सुनकर सभी बहुत खुश हुए। सुशील की सांस में भी सांस आ गई थी। थोड़ी ही देर के बाद रेखा को रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। जब सभी को यह बातें पता चली तो सभी लोगों की हैरानी का ठिकाना नहीं था। अमित अपनी माँ के साथ चिपक कर लेटा हुआ था और बड़े ही सुकून से सो रहा था। राधा जी ने अपनी आंखों से आंसू साफ किए और बोली, मुझे माफ़ कर देना बहू, तुमने कितना निस्वार्थ प्रेम किया था, लेकिन हम तुम्हारे प्यार को समझ ही नहीं पाए थे और जब तुम्हें किसी के साथ की ज़रूरत थी तो हम सब ने तुमसे मुंह फेर लिया था। हम तुम्हारे अपराधी हैं। तो उसकी जेठानी बोली, नहीं माँ जी, रेखा की सबसे बड़ी अपराधी तो मैं हूँ, जिसने हमेशा उसकी ममता पर सवाल उठाया है और उसे हमेशा सौतेली कहकर बुलाया है और उसका अपमान किया है। रेखा, मुझे माफ़ कर दो। अरे भाभी, यह कैसी बातें कर रही हो? आप मुझसे बड़ी हो, मुझे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है और माँ जी आपको भी मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हो गया उसे बुरा समझकर भूल जाओ, इसमें किसी की भी गलती नहीं है। यह तो बुरा समय था जो चला गया है। माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करो। यह सब बातें चल ही रही थी कि सुशील कमरे में आया और एक बच्चे की तरह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, जिसे देखकर रेखा की हंसी छूट गई थी। उसी के साथ सभी लोग भी जोर जोर से हंसने लगे। आज सभी के दिलों पर भरम की पड़ी हुई धूल उड़ चुकी थी। इस तरह रेखा ने अपने प्यार और अपनेपन से अमित के साथ साथ घर के सभी लोगों का दिल भी जीत लिया था। अब रेखा को भी लोग पूरा मान सम्मान देने लगे थे। सुशील भी अब तो हंसी खुशी के साथ रेखा के साथ रहने लगा था और उनका एक हंसता खेलता परिवार पूरा हो गया था। तो दोस्तों, इस तरह से हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।